हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम टेस्ट सीरीज़ के क्रम में हिंदी पेडागोजी में सेट 4 की बात करते हैं। आज हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिए हैं वो भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। जी हाँ, ये हिंदी पेडागोजी का 4th चैप्टर होता है, यानी कि भाषा सीखने के लिए हमें व्याकरण की क्या आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण से हम क्या क्या नए नए नियम सीख सकते हैं और व्याकरण सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करना, यानी कि आप सब लोग सुने होंगे कि मुहावरा जैसे 9 2 11 हो जाना, ठीक है, और सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ये सब क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। तो इनका प्रयोग करना किस लिए आवश्यक होता है, ये क्या करती हैं? ए ऑप्शन है केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। बी ऑप्शन है हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य है। सी ऑप्शन है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। या फिर डी ऑप्शन है व्याकरण का प्रमुख हिस्सा होती हैं। देखिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। जी हाँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर ही मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग कराया जाता है। केवल, ये देखिए निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, केवल जो जहाँ रहेगा वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, क्योंकि हमें केवल एक चीज़ की जानकारी बच्चों को नहीं देनी है। ए ऑप्शन वैसे ही कट गया। बी ऑप्शन है हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य। ऐसा नहीं है कि मुहावरा एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करना ही सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि ये भी कट गया आपका। बचा सी ऑप्शन भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल, अगर आप सामने वाला आपसे बातचीत कर रहा है, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो उसकी भाषा क्या होगी, बड़ी अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है, एक आकर्षित करने वाली उसकी भाषा लगेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण का प्रमुख हिस्सा ये है व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, पर इसलिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं कराते हैं क्योंकि ये व्याकरण का हिस्सा है। नहीं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि आप सबने पढ़ा होगा। तो निगमन विधि पूछा जा रहा है कि क्या होता है। बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना, भाषा का अनुकरण करने की विधि, नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण देकर नियम समझाना। देखिए, मैं अपनी अगर बात करूं तो निगमन विधि को मैंने कैसे लर्न किया था। नी से होता है नियम, और नी अगर पहला वर्ण लेके चलेंगे आप कि नी से नियम और नी से निगमन, यानी कि नियम बताकर उदाहरण देना। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे सबसे पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद उदाहरण दिया जाता है वो निगमन विधि होती है। और इसी के ठीक विपरीत आप देख रहे होंगे कि आगमन विधि भी एक होती है। आगमन में क्या किया जाता है, पहले हमें उदाहरण बता दिया जाता है, फिर बाद में हमें नियमों तक पहुंचाया जाता है। क्लियर? तो ये हो गई निगमन और आगमन विधि। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आगमन विधि और निगमन विधि, ठीक है। देखिए, आपको एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन तैयार करवाऊंगी मैं, इसलिए पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्र व्याकरण के माध्यम से डैश से करना सीखते हैं, यानी कि व्याकरण के माध्यम से छात्र क्या करना सीखता है। भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग और ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण। देखिए, अगर देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे। और हाँ, सबसे मेन बात क्या है, पेडागोजी में होता भी यही है। आप अगर एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ आपको लगेगा कि अरे ये तो चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, पर आपको जो सबसे मेन जो ऑप्शन होता है वो आपको करना पड़ता है टिक, ठीक है, और गलती भी हमसे यही होती है। देखिए, ए ऑप्शन की अगर बात करते हैं हम कि छात्र व्याकरण के माध्यम से भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं, तो आप देख रहे होंगे ए ऑप्शन में भी आपके सारे ऑप्शन इसी में आ जाएंगे। ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर, अगर हम भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग जान जाएंगे तो ध्वनियों में अंतर भी जान जाएंगे, और विराम चिन्हों का प्रयोग भी जान जाएंगे और ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण भी जान जाएंगे। यानी ए ऑप्शन में ये आपके तीनों आंसर ये छुपे हुए हैं, ठीक है। भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से अगर आप प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आप सारी चीजें कवर अप कर लेंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य क्या होगा। भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, बच्चों को वाक्य रचना का नियम बताना, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, या फिर बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी क्यों होगा? क्योंकि अगर आप बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत करा देंगे तो वो शुद्ध रूप से प्रयोग भी करेगा, नियम भी बता देगा और व्याकरणिक नियमों से अवगत भी हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या कराता है? आकलन का काम करता है, रोचकता व जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लगता है। देखिए खेल क्यों कराया जाता है? क्योंकि जो सीखने की एक प्रक्रिया है उसमें जो है क्या किया जाए, स्वाभाविकता लाई जाए। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रोचकता व जोश भी लाता है, आकलन का भी काम करवाता है, ये नहीं होगा, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। लेकिन जो बेस्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? अभी हमने देखिए पीछे निगमन विधि बताया और उसी में हमने आपको आगमन विधि भी बता दी थी। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है कि आगमन विधि की विशेषता क्या है? पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले नियम बताना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, या फिर पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना। हमने बताया था कि आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद हमें नियमों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगर निगमन की बात करें तो पहले नियम बताया जाता है। क्लियर? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सबसे पहले केवल जो है वो निगेटिव टैग वर्ड्स है, उसको हम कभी भी टिक नहीं करेंगे। तो देखिए बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बिल्कुल, संदर्भ भाषा के व्याकरण की समझ अगर आपको हो जाएगी तो आप ये जान जाएंगे कि हमें किस संदर्भ में क्या बात बोलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलते चले जाओ, जो भी बोलो थोड़ा बोलो पर सोच समझ के बोलो। क्लियर? और डी ऑप्शन भी केवल है, और निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से ही भी आप भाषा के व्याकरण की समझ को नहीं आंक सकते। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है? प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं कि खेल विधि द्वारा अगर हम व्याकरण करवाएं तो वो किस तरह बेहतर रहता है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करवाकर, उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिता द्वारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा। देखिए क्या होता है कि अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों को देंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, तो वहाँ बच्चे को बहुत सोचना समझना पड़ता है। ठीक है, और ये होती है व्याकरण शिक्षण। इसी प्रकार से आप बेहतर बना सकते हैं जब उसको आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए देंगे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, पूजा का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? एक लड़की है पूजा, वो कहती है कि मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, यानी कि आप देख रहे होंगे कि मैं इन सब का बार बार यूज कर रही है। वो नियमों का अति सामान्यीकरण कर रही है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है उसे, भाषा प्रयोग में असावधानी कर रही है, या फिर भाषा की समझ नहीं है उसे। देखिए मैंने चाट खाई, मैंने हंसी, मैं स्कूल गई, मैं खाना खाई, ये सब क्या है? एक जो अति सामान्यीकरण, यानी अति मीन्स होता है ज्यादा, बार बार एक ही चीजों का प्रयोग कर रही है। मैं यानी कि सर्वनाम का प्रयोग वो ज्यादा कर रही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नियमों का अति सामान्यीकरण किया जा रहा है, ठीक है, पूजा के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा, यानी कि आप सबसे ज्यादा फोकस किस बिंदु पर करेंगे? व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर, व्याकरणिक नियमों के कंठस्थ करने पर, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर। देखिए एनसीएफ ने साफ मना किया है, हमें रट्टा नहीं मरवाना है बच्चों से, ठीक है, हमें याद नहीं करवाना है, हमें कंठस्थ नहीं करवाना है। तो बी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। और व्याकरणिक कोटियों की पहचान भी नहीं करवानी है, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक विवेचना भी नहीं करवानी। इसके अलावा क्या करवाना है? हमें व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल देना है, यानी कि उसके व्यवहार में जो चीजें आ जाए उससे हमें सिखाना है बच्चों को। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है, श्वेता पहली कक्षा में पढ़ती है। एक लड़की है जो फर्स्ट में पढ़ती है और वो क्या बोलती है? मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई।
आदि वाक्यों का प्रयोग करती है, यानी कि श्वेता क्या कर रही है ये आपको बताना है। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। देखिए श्वेता क्या बोल रही है कि वो पहली बात तो वो पहली कक्षा में ही पढ़ती है, इसका मतलब है कि वो बहुत छोटी है। फिर भी वो क्या बोल रही है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। यानी वो क्या कर रही है, लिंग वचन और क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग कर रही है। मुझे आम बहुत अच्छा लगती है ऐसे नहीं बोल रही है, मैं थक गया ऐसे भी नहीं बोल रही, यानी कि लिंग का भी ज्ञान है उसको, वचन का भी ज्ञान है, ठीक है, और क्रिया के अनुसार ही वो सर्वनाम का प्रयोग कर रही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल वाला हमेशा गलत रहेगा, ठीक है, और केवल देखिए सी ऑप्शन में भी केवल है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन में भी केवल है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसको सब चीज की समझ है, लिंग की, वचन की, क्रिया की, सब चीज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण करना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, व्याकरण का ज्ञान होना, उपर्युक्त सभी। एक जो आदर्श शिक्षक होता है उसको इन सभी का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण भी करे, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन में ही बोले, अगर वह हम मन में ही बोलते रहेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी और आप इस वीडियो को एक सेकेंड भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, इसके साथ ही साथ व्याकरण का ज्ञान, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भाषा संसर्ग विधि। इसमें क्या किया जाता है कि सैद्धांतिक ज्ञान ना देकर आपको व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है, भाषा संसर्ग विधि में, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ए ऑप्शन की बात करें तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे होगा? बच्चे देखिए जब परिवेश में, सबसे पहले आप जब छोटा बच्चा होता है वो अपने घर में भाषा को सीखता है, अपने परिवेश में, अपने पड़ोस में सीखता है, ठीक है। उसको कोई नहीं बताता है कि यहाँ लिंग का प्रयोग करो, यहाँ वचन का प्रयोग करो। वो बोलते बोलते क्या करता है, एक भाषिक नियम भी बना लेता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, बिल्कुल नहीं। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व नहीं देना चाहिए, और समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था भी हमें नहीं करनी है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 के लिए व्याकरणिक बिंदुओं पर वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना, बच्चों को भाषा प्रयोगशाला व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना, व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, ठीक है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर यानी बच्चा क्या होता है, 6 to 8 का बच्चा है तो थोड़ा समझदार होता है, ठीक है। वहाँ कौन सा तरीका व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक प्रभावी होगा ये बताना है आपको। तो देखिए डी ऑप्शन जो है, पढ़ाए जा रहे, जब आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें कोई चीज आ जाए तो उसी को संदर्भ में लेके आप व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट कर दीजिए। क्लियर? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती हैं। व्याकरण पढ़ाने के लिए ये किस विधि का प्रयोग करें? यानी कि प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ा रही हैं, यानी कि प्रसिद्ध लेखकों की कृतियों को पढ़ा रही हैं, ठीक है। आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग या फिर समवाय विधि। देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भाषा संसर्ग विधि। होता क्या है ये क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या होता है, अधिकार प्राप्त लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, ठीक है, भाषा संसर्ग विधि में। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा शिक्षण सूत्र कार्य करता है? आगमन विधि, ठीक है। निगमन में पहले नियम और फिर उदाहरण, आगमन में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर हमें नियम बताए जाते हैं। कठिन से सरल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर 2 और 3 दोनों। तो देखिएगा आगमन विधि में क्या होती है, सबसे पहले तो कठिन से सरल नहीं होता है, सरल से कठिन होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। मूर्त से अमूर्त की ओर, बिल्कुल सही बात है। मूर्त चीजों से आपको अमूर्त चीजों की तरफ ले जाया जाता है आगमन विधि में, ठीक है। और ज्ञात से अज्ञात की, यानी डी ऑप्शन, 2 और 3 दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगमन विधि में व्याकरण पढ़ाने में यही शिक्षण सूत्र इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का क्या उद्देश्य नहीं होता है जो वो बताना है। छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, बिल्कुल सही बात। छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके, ये भी सही है। छात्र अशुद्ध शुद्ध भाषा में अंतर कर सके, ये भी सही है। छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, केवल जो होगा वो बिल्कुल गलत है। अब इन तीनों में से आपको बताना है। तो अभी हमने बताया जब भाषिक संरचनाओं का ज्ञान बच्चे प्राप्त कर लेते हैं तो वो शुद्ध उच्चारण भी करेंगे और शुद्ध अशुद्ध भाषा में अंतर भी कर सके। इसी से मिलता जुलता देखिए पीछे भी एक क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दर्शाते हैं? पीछे देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी था। नियमों का अति सामान्यीकरण, नियम कंठस्थ ना होना, संदर्भ की समझ ना होना, या फिर नियम का उल्लंघन। तो देखिए उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने सीखा, बार बार उसने का जो यूज हो रहा है, यानी कि नियमों का अति सामान्यीकरण हो रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है। अक्सर आप देखते होंगे क्लास में बच्चे क्या करते हैं, जब व्याकरण की क्लास चलने वाली होती है तो बच्चे वहां बड़े नीरस हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। शिक्षकों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान ना होना, यानी कि जो शिक्षक जो टीचर होते हैं उनको व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। क्या बच्चे इसलिए नीरस होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती, बिल्कुल गलत। अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता, ये भी गलत है। देखिए क्या होता है कि जब एक कक्षा में कोई टीचर आता है व्याकरण पढ़ाने के लिए तो वो पुस्तकों का सहारा लेता है, यानी बुक्स के द्वारा ही वो पढ़ाना चाहता है व्याकरण शिक्षण को, और इसीलिए बच्चा वहाँ पे निष्क्रिय हो जाता है, नीरस हो जाता है और उसको चीज़ें क्या लगती हैं? अरुचिकर लगती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि तभी जाके बच्चा क्या करता है, व्याकरण शिक्षण उसको पसंद ही नहीं आता, बोर होने लगता है क्लास में बच्चा, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि व्याकरण शिक्षण अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है इसके बारे में हमने बात करी थी। ये सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और नहीं तो इनको पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। लेकिन सीटेट की डेट की अगर बात करें तो वो कभी भी अनाउंस हो सकती है। तो आप अभी से एक प्रैक्टिस के तौर पे ये जो डेली टेस्ट सीरीज में करवा रही हूँ उसमें पार्टिसिपेट करिए और देखिए कि आप कितने नंबर तक चीज़ों को सही कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप जितनी ज़्यादा करेंगे चीज़ें उतनी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।